स्टार्ट विद टुडेज थीम्स एनालिसिस। आज का सबसे पहला टॉपिक है गवर्नर्स कांट सिट ओवर बिल्स एंडलेसली, सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो बेसिकली 3 जजेस की बेंच बैठी थी जिन्होंने बोला था कि गवर्नर्स ऐसा नहीं कर सकते हैं कि वो डिले कर दें इंडेफिनेटली लेजिस्लेचर्स के जो बिल हैं, ठीक है, बिकॉज दिस वुड इम्पीड द कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शनिंग, ठीक है, ऑफ द लेजिस्लेचर। अब इसके बेसिक कंटेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन जो कि 2025 में हुई है, उसमें उन्होंने कहा है कि गवर्नर्स ऑफ तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल कैन नॉट सिट indefinitely or delay indefinitely the assent to the bills passed by the legislature. So this comes amid the dispute between some of the governors and the state governments over bills awaiting the assent. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या कहते हैं? सबसे पहले यहाँ पर बात की गई है आर्टिकल 200 की। सो गवर्नर्स के पास ऑप्शन होता है सबसे पहला एसेंट देना बिल को, दूसरा ऑप्शन होता है विदहोल्ड कर लेना एसेंट को, तीसरा ऑप्शन होता है रिटर्न द बिल। अगर ये मनी बिल नहीं है तो उसको रिटर्न कर सकते हैं फॉर रिकन्सिडरेशन, और चौथा ऑप्शन है रिजर्व इट फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट ऑन द टाइम लिमिट फॉर गवर्नर्स डिसीजन लीड्स टू मिसयूज़। अब क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन नहीं है कि इनडेफिनेटली गवर्नर रिजर्व कर सकता है बिल अपने पास या रख सकता है, लेकर बैठ सकता है, तो इस चीज़ के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मतलब ऐसा क्लियरली डिफाइंड नहीं है, तो इसीलिए इसका मिसयूज़ ज़्यादा हो रहा है। अब आर्टिकल 163 की भी बात यहाँ पर की गई है, वेयर इट टेल्स दैट गवर्नर इज़ बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक्सेप्ट इन डिस्क्रिशनरी फंक्शंस। सो एक्सेप्ट इन डिस्क्रिशनरी फंक्शंस की अगर बात की जाए तो जैसे कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जहाँ पर गवर्नर का खुद का डिस्क्रिशन होता है। सो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्या है? जस्टिस PS नरसिम्हा ये जज थे, जस्टिस विक्रमनाथ थे, इनकी जजेस की बेंच थी। तो जस्टिस PS नरसिम्हा ने कहा है दैट नो ऑर्गन कैन इम्पेयर द फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा जस्टिस विक्रमनाथ ने भी कहा है गवर्नर कैन नॉट सिट ओवर द विजडम ऑफ लेजिस्लेचर इंडेफिनेटली। इम्प्लीकेशन क्या है? गवर्नर्स इन एक्शन दिस इम्पीड्स द लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग एंड अंडरमाइंस द फेडरलिज्म। आर्ग्यूमेंट चल रहा है कोर्ट में जिसके बारे में भी बात की गई है। स्टेट्स लाइक तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल गवर्नर्स डिलेइंग असेंट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, गवर्नर्स मस्ट एक्ट इन रीजनेबल टाइम। सो कपिल सिब्बल हु वॉज अ सीनियर एडवोकेट, उसमें उन्होंने बोला है दैट एसेंट इज़ इक्वलेंट टू अर्जेंट मैटर, लेजिस्लेशन इज़ अ सॉवरेन एक्ट, इट कैन नॉट वेट। उसके अलावा सिंघवी हु इज़ एन एडवोकेट, आई एम लिटरली सॉरी किसी का कॉल आने लगा था। सो की इश्यूज़ की अगर हम बात करें तो गवर्नर एंड स्टेट गवर्नमेंट टसल है, ठीक है, जहाँ विच इज़ अ पॉलिटिकल टूल टू ब्लॉक स्टेट लेजिस्लेशन and undermines the cooperative federalism. No constitutional timeline for assent under Article 200. Grey area. तो बेसिकली ना मतलब क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया, सो इट कम्स अंडर ग्रे एरिया। सो बैलेंस ऑफ पावर की भी बात की दैट सेंटर वर्सेस स्टेट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड वर्सेस इलेक्टेड गवर्नमेंट, उसके बारे में बात की गई है। अब रिलेटेड जो जजमेंट्स जो कि पास्ट में दिए गए थे उसमें शमशेर सिंह 1974 में गवर्नर मस्ट एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये निकल के आया था। देन नाबम रेबिया का जो केस था 2016 का, गवर्नर के नॉट एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी अगेंस्ट द स्टेट कैबिनेट। तो इस तरीके के कुछ प्रीवियस में भी ऐसे जजमेंट्स आए हैं जहाँ पर गवर्नर को बोला गया है दैट यू मस्ट एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन अकॉर्डेंस विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस। यू कैन नॉट withhold it with discretionary power and up to unlimited timeline कि आप लेकर बस बिल बैठ जाओ, ये नहीं हो सकता, ये कोर्ट्स का वर्डिक्ट है। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इंडिया सेट्स आई ऑन $1 TN सेमीकंडक्टर मार्केट, PM promises faster approvals. Basically this TN is trillion, $1 trillion. सो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंडिया इज़ एमिंग टू बिकम अ मेजर प्लेयर इन $1 trillion ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट
at the Semicon India 2025 conference. So, Prime Minister Narendra Modi highlighted that India's efforts to strengthen its semiconductor mission by offering faster approvals for projects. The government is focusing on self-reliance in the electronics and semiconductors sector, crucial for digital infrastructure and economic growth. उसके अलावा मैं आपको बता दूँ सेमीकंडक्टर्स सिर्फ टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंड ऑल्सो द क्रूशल मिनरल्स. So currently India has approved projects worth $18 billion under the semiconductor mission with expectations of more investments soon. The PM stressed that the semiconductor chips are the most important raw materials of the digital era. Much like oil was in the previous century, India's strong economic growth is around 7.8%, जिसे हमने कल ही डिस्कस किया था, कल या परसों के वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि ग्रोथ जो दिखाई गई Q1 की वो 7.8% दिखाई गई है, ठीक है. सो एंड अ लार्ज डोमेस्टिक मार्केट प्रोवाइड एन अट्रैक्टिव एनवायरनमेंट फॉर ग्लोबल प्लेयर्स. सो व्हाट आर द प्रोबेबल क्वेश्चंस. सबसे पहला क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री फॉर इंडियाज़ इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक फ्यूचर. दूसरा ऐसे आ सकता है, इवैल्यूएट द चैलेंजेस इंडिया फेसेस इन बिकमिंग सेल्फ रिलायंट इन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग. तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं. आगे चलते हैं नेक्स्ट. सो नेक्स्ट आपका टॉपिक है, इंडिया नीड्स मोर वुमेन जजेस इन सुप्रीम कोर्ट. अब यहाँ पर मैं अगर बात करूँ, दे आर टॉकिंग अबाउट द नीड फॉर वुमेन जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. यहाँ पर जो बेसिक जिस्ट पकड़ा गया दैट इज़ अबाउट द जेंडर इक्वालिटी एंड द नीड फॉर वुमेन जजेस प्रेजेंस इन द जुडिशरी. सो करंट सिचुएशन क्या है, विद द रिटायरमेंट ऑफ जस्टिस सुधांशु धुलिया ओनली 3 women judges remain in the Supreme Court out of the 34. So historically 11 women judges have been appointed since Justice Fatima Bibi. So the first woman CJI Justice Bibi Nagarthan is due to take office in September 2027, but only for 36 days. So there is a gender imbalance which they are talking about, that no judge for a minority faith currently in Supreme Court. Representation from scheduled caste, scheduled tribes and women have been minimal. Women judges tenure often shorter due to late elevation, affecting leadership roles. Importance of women judges क्या है, women bring diverse perspectives especially on gender justice, family law and equality. Their presence increases the public trust, confidence and inclusivity in the judiciary, helps in breaking stereotypes and motivating women in the legal profession. So appointment procedures and issues की अगर मैं बात करूँ, so judges appointed by the president on recommendation of the collegium, CJI plus 4 most senior judges. No institutionalized criteria to ensure diversity, gender, caste, region. Collegium resolutions often vague, reasons for appointment not clearly explained. Way forward की अगर मैं बात करूँ तो institutionalized gender representation in Supreme Court appointments, ensure timely elevation of women from high courts to Supreme Court, broader diversity in appointment to reflect India's social fabric. And lastly, gender equality in higher judiciary is essential to strengthen the democracy, justice delivery and trust in institution. अब probable questions की अगर मैं बात करूँ तो कैसे आ सकते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्रीजिंग वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन हायर जुडिशरी ऑफ इंडिया. दूसरा ऐसे आ सकता है, क्रिटिकली एग्जामिन द लिमिटेशंस ऑफ द कोलिजन सिस्टम इन इंश्योरिंग डाइवर्सिटी इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स. तीसरा ऐसे आ सकता है, जेंडर इक्वालिटी इन जुडिशरी इज क्रूशल इज टू स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी. डिस्कस. नेक्स्ट आपका टॉपिक है द सुप्रीम कोर्ट टू द सोल्जर्स रेस्क्यू. इस आर्टिकल के अगर बारे में मैं बात करूँ, सो मैं आपको शॉर्ट में समराइज करके बता देती हूँ. सो ये आर्टिकल बेसिकली हाईलाइट करता है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इट हैज़ कम टू द रेस्क्यू ऑफ सोल्जर्स. अब बात क्या है, मुद्दा क्या है, होता क्या है कि सोल्जर्स दे ऑफन फेस ब्यूरोक्रेटिक अपैथी एंड रिजिड प्रोसीजर्स, जिसकी वजह से इनके जो पेंशन्स हैं, ठीक है, या कोई बेनिफिट्स होते हैं,
उसको डिले कर दिया जाता है, या कोई इनसेंसिटिव एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है, तो उस वो रूल्स की वजह से हिंडर हो जाते हैं, उनका जो प्रोसेस होता है वो डिले कर दिया जाता है। एंड वी नो द सिचुएशन ऑफ अ कंट्री, एक नॉर्मल जो सिविलियन है वो परेशान रहता है, तो सोल्जर्स क्यों नहीं परेशान रहेंगे। सो इसीलिए soldiers who basically dedicate their life to national security often struggle with such issues. So court has intervened to uphold their dignity and ensure fairness. One case involved a mother to be in the 1980s who was discharged from the army due to pregnancy but later reinstated by the court, recognized discrimination and human dignity. So another case exposed bureaucratic insensitivity in dealing the disabled soldiers where rigid procedures denied them rightful benefits. So the article stresses that the fairness, empathy and sensitivity are crucial in handling military related cases since soldiers and their families face extraordinary sacrifices. It underscores that timely justice and humane interpretation of rules are essential for safeguarding the morale of armed forces. So ये article basically focus करता है about the moral values and the value of soldiers who are protecting our nation. नेक्स्ट आपका टॉपिक है अनमिस्टेकेबल शिफ्ट, इंडिया सिग्नल्ड अ चेंज इन फॉरेन पॉलिसी स्टैंड्स एट SCO। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजिट था चाइना में एट द SCO समिट, और इस SCO समिट ने सिग्नल किया है अ शिफ्ट इन इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, marking his first bilateral meeting with Xi Jinping since 2020 border standoff. So both the leaders agreed to fast track the troop disengagement and resume direct flights, signaling efforts to normalize the ties. The Tianjin Declaration condemned cross-border terrorism, addressed humanitarian crisis, and found consensus despite differences on issues like China's BRI. Modi also proposed a civilizational dialogue among the SCO members. While the visit strengthened India-China engagement, India skipped the SCO Plus summit, missing chance to engage with the neighbors and the global south. So what are the probable questions? सबसे पहला क्वेश्चन ये मेंस पर्सपेक्टिव में ही आ सकता है। प्रीलिम्स में बहुत होगा, आपसे SCO के मेंबर्स के बारे में पूछ लेगा, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों इनका गठन हुआ था SCO का, दैट इज़ शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का क्यों गठन हुआ था, ठीक है, इनके मेंबर स्टेट्स क्या हैं या मेंबर कंट्रीज़ क्या हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ सकता है UPSC। मेंस पर्सपेक्टिव में अगर मैं पूछूँ तो ज़्यादातर मेंस पर्सपेक्टिव में आने के चांसेस भी हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया चाइना एंगेजमेंट एट द SCO समिट इन रीशिपिंग जियोपॉलिटिकल टाइज। दूसरा ऐसे आ सकता है, डिस्कस द रोल ऑफ SCO इन एड्रेसिंग द सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस इन यूरेशिया विथ रेफरेंस टू इंडियाज़ इंटरेस्ट। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सो नेक्स्ट आपका टॉपिक है सिकल सेल द बैटल फॉर डिसेबिलिटी जस्टिस। अब यहाँ पर मैं इसके बेसिक कंटेक्स्ट के बारे में बात बताऊँ तो दे आर टॉकिंग अबाउट दैट इन मार्च 2024 द इंडियन गवर्नमेंट इशूड रिवाइज गाइडलाइंस अंडर द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में RPWD एक्ट 2016 कहते हैं, फॉर असेसिंग द डिसेबिलिटी इन पर्सनस विद सिकल सेल डिजीज़ SCD, a painful progressive blood disorder disproportionately affecting the marginalized communities, especially the Adivasis and the Dalits. What is RPWD Act 2016? Basically ये expand किया है the protections of the persons with hemato-oncological diseases. Let me write down the spelling. This promises dignity, equality, inclusion aligned with the UN Convention on Rights of Persons with Disability. Disability defined using a benchmark that is around more than equal to 40% impairment. Enables access to education, employment quotas and welfare schemes. Then issues with current guidelines क्या है? अब यहाँ पर issues क्या बताए जा रहे हैं with the current guidelines? सबसे पहला देयर आर एक्सक्लूजन, जो लोग 40% से कम में हैं डिसेबिलिटी में, तो उनको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जाएगा। अब डिफरेंट हॉस्पिटल्स
और डॉक्टर्स भी हैं जो कि वेरिंग परसेंटेज असाइन करते हैं, तो इसकी वजह से आर्बिट्रेरीनेस हो जाती है, इनकन्सिस्टेंट सर्टिफिकेशन रहता है. सो नैरो बायोमेडिकल लेंसेज आर ऑल्सो देयर. There is access to barriers also, like certification process. Complex rural and marginalized groups face diagnostic challenges. Consequences इसके क्या हुए हैं? सबसे पहले लॉस ऑफ एजुकेशन, वर्क अपॉर्चुनिटी, देन रिड्यूस लाइफ एक्सपेक्टेंसी, स्टिग्मा एंड स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेशन स्पेशली फॉर द आदिवासी एंड द दलित पॉपुलेशन. What are the way forward and reforms which are being suggested in this? सबसे पहला broader disability definition beyond the visible impairability रहनी चाहिए. Then extend job reservations to those with SCD. Reform certification to reflect fluctuation in visible disability. Then ensure rights-based protections, not just biomedical exclusion. सो क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? सबसे पहला ऐसे आ सकता है, क्रिटिकली एग्जामिन द चैलेंजेस फेस्ड बाय द पर्सन्स विद सिकल सेल डिजीजेस इन एक्सेसिंग द डिसेबिलिटी जस्टिस इन इंडिया. सो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. देन लीगल फ्रेमवर्क के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता है कि हाउ टू एड्रेस सच इश्यूज़, तो आप एग्जाम्पल के तौर पे दे सकते हैं. सिकल सेल एनीमिया से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इनडायरेक्ट क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, सो इस बात पे ध्यान दीजिएगा. नेक्स्ट आपका टॉपिक है अहेड ऑफ पीएम्स मणिपुर ट्रिप, ऑफिशियल सेट टू मीट कुकीज़ो ग्रुप्स टुडे. सो अहेड ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी scheduled visit to Manipur in early September, Union Home Ministry officials are set to meet Kuki-Zo insurgent groups regarding the suspension of Operation SOO agreement, which has been in the limbo since February 2024. So SOO, first signed in 2008 with the Kuki insurgent groups, provides for a ceasefire and designated camps, but its extension has been uncertain after the violence broke out in May 2024 between Meiti and Kuki-Zo communities. अब इनका बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया अपने प्रीवियस वीडियो में, आप पहले जाके देख लीजिएगा क्यों इनके बीच में इतना अनरेस्ट है. So this all is a criteria of reservation to one of the caste, one of the tribal group, one of the group which wants ST reservation, that is scheduled tribe reservation. तो ये उनके बीच की इस चीज़ को लेकर मेजर लड़ाई है और इसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है. So key national highways connecting Manipur to Nagaland and Assam, crucial for supplies, remain affected by violence. Manipur is currently under president's rule, with the center intensifying engagement to stabilize the situation and prepare ground for reconciliations. So next आपका टॉपिक है सिंगापुर PM Wong begins India visit for partnership talks. So Singapore Prime Minister Lawrence Wong began a 3-day visit to India as a part of celebrations marking the 60th anniversary of the diplomatic relations between the two nations. The visit provides an opportunity to review the robust bilateral ties and strengthen the cooperation. Wong will meet Prime Minister Narendra Modi, External Affairs Minister S. Jaishankar and Education Minister Dharmendra Pradhan. So both the leaders will inaugurate phase 2 of the PSA Mumbai Bharat Mumbai Container Terminal. Mr. Modi had earlier visited Singapore in September 2024 when both sides elevated ties to a comprehensive strategic partnership. Wong is accompanied by key ministers, including the Foreign Ministers Vivian Balakrishnan, signaling the importance of the visit. A key highlight will be the India-Singapore Ministerial Roundtable, that is ISMR. Which focuses on 6 pillars. कौन से 6 pillars हैं? Advanced manufacturing, digitalization, connectivity, defense, healthcare and sustainability. The visit is expected to deepen economic, strategic and cultural cooperation, reaffirming Singapore's role as a crucial partner in India's growth story. So next आपका टॉपिक है COP30 to focus on known solutions, says its president. Instead of a big ticket
Announcements: the forthcoming edition of the UN Climate Summit is expected to focus on a well-known solutions with the host country Brazil. तो इस साल का जो host country रहेगा वो ब्राज़ील रहेगा. So Brazil moving to Kyiv, the negotiations aspect of the climate talks from the implementation of agreements. The UN Framework Convention on Climate Change will hold its 30th Conference of Parties in November in Brazilian port city, Belém. सो ब्राज़ीलियन पोर्ट सिटी बेलम, यू नीड टू लुक ऑन इट ऑन द मैप. उसके अलावा इसके जो भी फिजिकल फीचर्स है बेलम के आसपास के, जो भी वाटर शेड है, दैट इज़ द रिवर्स विच शेड द वाटर इनटू द ओशन, यू नीड टू कंसिडर इट, क्योंकि जोग्राफिकली यूपीएससी पूछ सकता है. मैप पे मार्क कर लीजिएगा या नोट्स फॉर्म में आप उसे बना भी सकते हैं उसके फिगर को, ठीक है, कि मैपिंग कर सकते हो आप कि कहाँ कहाँ क्या है. एक मैप भी आता है फिजिकल एंड पॉलिटिकल वर्ल्ड मैप, उस पर आप मार्क कर सकते हो, या एशियन अफ्रीका का अलग अलग भी आता है एंड साउथ अमेरिका ऑल्सो, कंट्रीज़ का भी डिफरेंट आता है. तो आप मार्क कर लीजिए, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू रिवाइज, और उसको स्टेपल कर लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. सो द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैविंग withdrawn his country from the UNFCCC Paris Agreement for the second time and casting global trade into the flux with his tariffs, diplomats and seasoned climate negotiators said that this was a difficult year and things could go bad for the COP process. So, however, COP30 President Andres Correa de Lago, a Brazilian minister, insisted that there are also grounds for optimism, addressing a conclave organized here by the Council on Energy, Environment and Water. So basically इतना ही इम्पॉर्टेंट था. नेक्स्ट आपका COP21 जो पेरिस एग्रीमेंट है वो इम्पॉर्टेंट है. द पेरिस एग्रीमेंट ironed out at COP21 in 2015 is considered historic as it committed all countries, not just developed countries, to take action to contain the greenhouse gas emissions, to keep the increase in average global temperatures far from exceeding 2 degrees Celsius and as far as possible below 1.5 degrees Celsius by the turn of the century. So, however, scientific assessments suggest that the impact of all the countries' current commitments, even if implemented, will still lead to an increase of 2.6%. Now, this is a major cause of concern in the environmental aspect. So, COP21 का Paris Agreement आप एक बार देख लीजिएगा, उसके norms क्या हैं, and which countries participated then, what was the objective, what was the aim of it, और क्या commitments हुई थी countries के बीच में. Also, please do have definitive and conceptual notes on the role of developed countries and developing countries. उनको क्या रोल दिए गए थे इस पेरिस एग्रीमेंट के तहत, तो ये इम्पोर्टेंट है. Let's move on to next topic. So next आपका टॉपिक है PM मोदी receives first made in India Vikram 32 bit chip. So this is utilized for space flights. It is an advanced refurbished version of the indigenously developed and designed 16-bit Vikram 1601 microprocessor used in the avionics system of the ISRO launch vehicles. So at Semicon India 2025, PM Modi received the first indigenously made Vikram 32-bit processor chip designed by the ISRO Vikram Sarabhai Space Center and the Semiconductor Laboratory, Chandigarh. So the chip has an advanced version of the earlier Vikram 1601, that is 16-bit, will be used in ISRO's avionics system for launch vehicles. The Momento also showcased 31 prototype chips from IITs and NITs, reflecting India's growing semiconductor ecosystem. So Union IT Minister Ashwani Vaishnav highlighted rapid progress in semiconductor manufacturing with 5 units
under construction. So this milestone undermines and underlines the India's push for self-reliance, that is the Atmanirbhar Bharat, critical for strategic technology, space mission and national security. So this is the last topic of the day. Apparel exports Apparel exporters meet FM, seek bailout package. With the US accounting for 28% of the total Indian textile and apparel exports, the industry has urged the government to come out with a bailout package similar to the one announced during the COVID-19 pandemic. So, representatives of 20 textile associations and export promotion councils in Tamil Nadu have met the Union Finance Minister Nirmala Sitharaman in Chennai on Tuesday and sought a 2-year moratorium for payment of principal bank loans, 30% collateral free loans under the Emergency Credit Line Guarantee Scheme, with 5% interest subvention, extension of remission of duties and also taxes and exported products, and rebate of state and central taxes and levies. So the schemes beyond March 31, 2026, enhancement of value cap for duty drawback, RODTEP and ROSCTL, and an increase in RODTP rates by 2% to 3%. So this was the demand of the trade union of the Chennai, basically in the textile associations. So ये basic demand थी, ठीक है. So that's all for the day. Here I end my analysis. Thank you and have a nice day. I request you to like, subscribe and share my channel.